स्टूडेंट हम पढ़े रहे थे जो कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, और उसके बाद जो भारत में मूवमेंट शुरू हुई स्वदेशी मूवमेंट, उसके बारे में। ये मूवमेंट क्या थी कि बंगाल एक बड़ा राज्य था और उसको तोड़कर भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटा गया। ऐसी कोशिश की गई कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी राजधानी पूर्वी बंगाल बनाया जाए, उनकी राजधानी ढाका बनाई जाए, मुसलमानों का बहुमत हो, और जो वेस्टर्न बंगाल था, वेस्ट बंगाल जिसे नाम बोलते हैं, उसमें खुद बंगालियों को ही अल्पसंख्यक बनाया जाए। उड़िया और हिंदी बोलने जाने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा रखा जाए। उनकी राजधानी को कोलकाता बनाया गया। तो ये जो साजिश थी ये हिंदू मुस्लिम्स में फूट डालने की थी। बंगालियों का जो राष्ट्रवाद पनप रहा था, देश के प्रति भावनाएं पनप रही थी और बहुत उग्र थी, उनको तोड़ने के लिए था। कर्जन उस टाइम वायसराय थे भारत के, उसने बंगाल का विभाजन किया। एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सबसे बड़ी प्रांत थी उस टाइम, स्टेट थी, और उसमें आज का असम, बिहार और बांग्लादेश पूरा जो निकला हुआ है, उड़ीसा के भाग थे। ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइड बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि हम प्रशासन चलाना इतने बड़े राज्य का मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशंस, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशंस थे क्या? हुज कन्वेंस, और किसको कन्वेंस करना था, और किन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो लोग? क्लियरली इट वाज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन। और ये सब कुछ हो रहा था ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द बंगाली नॉन बंगाली एरिया फ्रॉम द प्रोविंस, जो बंगाली भाषा को बोलने वाले लोग नहीं थे उनको एक तरफ निकालना ताकि ये स्टेट कमजोर पड़ जाए। द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, उसको सेपरेट कर दिया, मर्ज्ड इट विद असम, और असम में मिला दिया उसको। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people। और उसका सिर्फ एक ही कारण था, जो बंगाली पॉलिटिक्स थी उनके बीच में फूट डालना। जो हिंदू मुस्लिम मिलकर देश के लिए लड़ रहे थे उनको कमजोर करना। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्रेटेड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया। आपको पता है कि उस टाइम कांग्रेस में मॉडरेट्स लोग राज कर रहे थे, मॉडरेट्स उदारवादी, जो ब्रिटिशिज को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब ब्रिटिशिज को अच्छा मानते थे भारत में, बट वो ब्रिटिशिज के लिए अधिकार भी चाहते थे, इंडियंस के लिए अधिकार भी चाहते थे। बट अब कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो रेडिकल्स थे नेचर से। रेडिकल्स का मतलब जो बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के थे, और वो विरोध कर रहे थे और स्वदेशी कि भारतीयों का राज है, तो भारतीयों का देश है, तो भारत का राज भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। और वो अंग्रेजों का भी विरोध कर रहे थे, और जो मॉडरेट व्यक्ति थे, नरम थे पहले वाले, उनका भी विरोध कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन के लिए मीटिंग्स हों, धरने प्रदर्शन हों, ऑर्गेनाइज द नोवल मेथड ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप, और आम लोग उसमें हिस्सा ले, विरोध हो। द स्ट्रगल दैट अनफोल्ड कम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। इस मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद इन कोर्स elsewhere too, in a deltic Andhra for instance it was known as the वंदे मातरम मूवमेंट। सबसे ज्यादा हब था जो स्वदेशी मूवमेंट का वो बंगाल में फैला था, लेकिन कुछ पार्ट्स आंध्रा के थे उनमें भी ये शामिल था, और उसका नाम था वंदे मातरम मूवमेंट। मतलब स्वदेशी मूवमेंट और वंदे मातरम एक ही था। तिलक को आप जानते ही हो, ये ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस की उग्रवादी नीतियों के फॉलोवर थे। बहुत समय तक जेल में भी रहे, काले पानी की सजा भी इन्होंने भुगती, और अखबार चलाए इन्होंने, एक केसरी और एक मराठा। 2 उत्सव भी चलाए इन्होंने, गणेश उत्सव और मराठा उत्सव। ब्रिटिश रूल के वो विरोधी थे, और इसी कारण इसको अंग्रेज जो है भारत में अराजकता के प्रतीक मानते थे कि ये भारत में अफरा तफरी मचवाने वाले लोग हैं। और इसके बाद जो है
लोगों की भीड़ जो है, देखो भीड़ की भीड़ शामिल हुई। जो स्वदेशी मूवमेंट था, अब ये कुछ कांग्रेसी नेताओं का मूवमेंट नहीं था, लोग इसमें शामिल हो रहे थे। ये तस्वीर है लाला लाजपत राय की। लाल बाल पाल के नाम से जो तीनों क्रांतिकारी रेडिकल्स ग्रुप, कांग्रेस का जो रेडिकल ग्रुप था, उनके एक नेता थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन जब आया भारत में 1928 में, तो इन्होंने अपने शरीर पे लाठियां भी खाई, जिनकी वजह से इनकी डेथ भी हो गई थी। आर्य समाज के बहुत एक्टिव थे, पंजाब के थे। द स्वदेशी मूवमेंट शोड टू अपोजिशन ब्रिटिश रूल एंड इनकरेज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी इंटरप्राइजेज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ नेशनल लैंग्वेज। और स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा ये कहा गया कि भाई ब्रिटिश का आप हेल्प ना कीजिए, स्वदेशी अपनाएं, जो भी आपके देश में बनता उसको पहने, उसको खाएं। अपना राष्ट्र की शिक्षा के लिए नए नए स्कूल कॉलेज खोले, इंग्लिश के स्कूलों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, अपनी भाषा का प्रयोग करें। टू फाइट फॉर स्वराज, अपने स्वराज्य के लिए, स्वराज मैंने अपना राज, उसके लिए लड़ें। द रेडिकल्स एडवोकेट मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। पहले जो मॉडरेट लोग थे वो लोगों को शामिल नहीं करते थे अपनी बातों में, वो खुद ही मिलाते, खुद ही तय करते। बट ये जो लोग थे रेडिकल्स, क्रांतिकारी टाइप के, ये लोगों को शामिल करके ब्रिटिश, जितनी भी ब्रिटिश संस्थाएं थी उनका विरोध कर रहे थे। सम इंडिविजुअल आल्सो बिगेन टू सजेस्ट ए रेवोल्यूशनरी वायलेंस। इनमें से कुछ ये भी लोग मानते थे कि व्यक्तिगत हिंसा अपनाई जाए, किसी अंग्रेज को मारा जाए, गोली बारूद का प्रयोग किया जाए। बट इतना है कि कांग्रेस के जो रेडिकल नेता थे वो इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे। वो पर्सनल रेवोल्यूशनरी के अपने पर्सनल आधार पर किस तरह से देश को आजाद करवाना है। जैसे चापेकर बंधु थे, उन्होंने मिस्टर रेड को मारा था, जो प्लेग के कमिश्नर थे उस टाइम। तो इस तरह की घटनाएं हैं। शहीद भगत सिंह की घटनाएं इसमें रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी हिंसा में आ जाती है वो चीजें। द ओपनिंग डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट एज वेल। ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब फॉर्म्ड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के नेता चाहते थे कि मुसलमानों का हित अंग्रेजों के साथ मिलकर है, कांग्रेस के साथ नहीं है। तो उन्होंने ढाका में एक अलग संस्था स्थापित कर ली मुस्लिम लीग की। मुस्लिम के हितों के लिए ये लड़ने लगे और अंग्रेज सपोर्ट करने लगे इनको। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान अगर हमारे साथ हैं तो भारत बढ़ जाएगा। और यही वो संस्था जिसने आखिर में पाकिस्तान की भी डिमांड की और पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। द लीग सपोर्ट्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश है आज, जिसकी जगह वो पूर्वी बंगाल बना, और उसमें मुसलमानों का बहुमत था। वो अपने तरीके से चुनाव लड़ सकते थे, अपने किस्म की राजनीति कर सकते थे। उनकी इच्छा थी कि अलग से मुस्लिम का सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ मुस्लिम है तो वहाँ मुस्लिम नेता ही चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए। और ये डिमांड 1909 में मान भी ली सरकार ने, और एक बड़ी फूट भारत में पड़ गई। ई डिजायर सेपरेट इलेक्ट्रेट्स फॉर मुस्लिम, ए डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1906। 1906 में डिमांड की गई। वैसे 1908 में ये डिमांड की थी और 9 में तो सरकार ने मान भी ली थी। मोरले मिंटो सुधार हुए थे उनमें। सम सीट इन ए काउंसिल वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम। अब जो बंगाल की काउंसिल सभा थी उसमें कुछ सीटें मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी। उन पर रिजर्व का मतलब उनमें दूसरे कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं हो सकते थे। मुस्लिम वोटर मुस्लिम को ही वोट देंगे। और इस तरह से ये जो लालच दिया गया भारत में दूसरी जातियों को, धर्मों को भी दिया गया। 1909 में ये रिजर्वेशन सिखों को दी गई, दलितों को दी गई बाद में। और इस तरह से भारत की सोसाइटी में फूट डालती गई कांग्रेस, और लोग जो है इस फूट के चक्कर में आते रहे। मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इनटू, जो बड़ा कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, कांग्रेस में फूट पड़ी, वो 1907 में, और 2 भागों में बट गई। एक मॉडरेट्स थे और दूसरे कौन से थे? रेडिकल्स थे। रेडिकल्स के नेता जो तिलक थे, और जो मॉडरेट्स थे उनमें दादा भाई नौरोजी, एमजी राणा, डे गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन 1905 में तिलक के प्रयासों से और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोबारा से कांग्रेस दोनों
गुट्स एक हो गए और 1906 में मुस्लिम लीग भी भारत के में कांग्रेस के साथ आई और एक लखनऊ समझौता हुआ 1916 में हुआ लखनऊ समझौता। इसके तहत एक कॉमन साझा प्रोग्राम बनाया गया कि इस तरह से हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। वर्ड है कुछ रेवोल्यूशनरी वायलेंस, द यूज ऑफ वायलेंस टू मेक रेडिकल चेंज विद इन सोसाइटी। रेवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब हिंसा का प्रयोग करके एकदम अचानक से चेंज लेके आना। शासक बदल रहे उनके मार कर दूसरे शासक बिठा देना। काउंसिल का मतलब होता है चुने हुए लोगों की सभा, जैसे आपकी पंचायत होती है। ओके। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब पहले ये जो विरोध था ये कुछ पढ़े लिखे कांग्रेसी लोगों के बीच में था। अब ये मास लोगों का, मास मैंने लोगों का राष्ट्रवाद, लोगों में राष्ट्रवाद, लोगों का मूवमेंट कैसे बना, लोग इसमें कैसे शामिल हुए, वो गांधी जी के आने के बाद। 99 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम ए मास मूवमेंट। 1919 तक आते आते जो ब्रिटिश रूल के विरोध आंदोलन था वो लोगों का आंदोलन बन गया, आम लोगों का आंदोलन बन गया, इन्वॉल्विंग जिसमें पीजेंट, ट्राइबल, स्टूडेंट, वुमेन इन लार्ज नंबर एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर भी उसमें शामिल थे। मतलब समाज का हर तबका इसमें शामिल हो गया। सर्टन बिजनेसमैन ग्रुप टू बिगेन टू एक्टिविटी सपोर्ट द कांग्रेस इन 1920s। वाई वाज दिस सो? फर्स्ट वर्ल्ड वार अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। और उसका कारण क्या था? युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ये 1914 में और 1919 में। इसमें भारत शामिल नहीं था। भारत के नेताओं को ये कहकर शामिल करवाया गया युद्ध में कि भाई आज आप हमारा साथ दे दो। ब्रिटिश ने कहा कल हम आपको बहुत अच्छे अधिकार कानून आपके हाथ में सत्ता सौंप देंगे, मतलब कुछ हद तक, आज़ाद नहीं करेंगे। और भारत के लोग जो हैं युद्ध में भी लड़े, ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए, उनके लिए कहीं यूरोप में जाके मरे खपे, क्या ज़रूरत थी। और बहुत सारा पैसा भारत के खजाने से गया ब्रिटिश को जिताने के लिए। युद्ध तो यूरोपियन देशों का था, हमारा तो था ही नहीं। फिर भी हम इस वजह से कि बाद में अंग्रेज हमें कुछ देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने हमें कुछ नहीं दिया। और जब डिमांड की तो मार्शल लॉ लागू कर दिए, सैनिक कानून लागू कर दिए, आम लोगों पर भी, और बिना बताए जेल में डाला जा सकता था, जिनके विरुद्ध में फिर जलियांवाला कांड हुआ। बहुत सारे लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, अंग्रेजों का प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए अमृतसर में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल के दिन। जनरल डायर ने फिर उन पर गोलियां चलाई गई, निहत्थे लोग मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वार अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार से भारत की जो स्थिति है वो बिगड़ गई। जितना फूड पैदा हुआ वो सैनिकों के लिए भेज दिया गया, जितनी प्रोडक्शन हुई भारत के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। इट लीड टू द हज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके कारण बहुत सारा खजाना भी भारत सरकार का युद्ध में लग गया। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेज ऑन इंडिविजुअल। और वो पैसा अब आम लोगों से वसूलना चाहती थी सरकार बिजनेस प्रॉफिट से। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सैनिक बढ़ा रही थी क्योंकि उसको पता था कि ये युद्ध जो है आगे भी और भी होगा। और वार की सप्लाई पूरा करने के लिए, सैनिकों की और युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने आम लोगों की जो चीज़ें थी वो युद्ध के उसमें इलाकों में भेज दी, और आम लोगों के लिए वो चीज़ें बहुत महंगी हो गई। ठीक है। ऑन अदर हैंड बिजनेस ग्रुप रिपीड फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम द वार, एज यू हैव सीन इन द वार क्रिएटेड ए डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड काज्ड ए डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। और इसके बाद जो है लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर वर सेंट टू सर्व अब्रोड। बहुत सारे सैनिक जो हैं बाहर भेजे गए। मैनी रिटर्न, बहुत सारे आए, बहुत सारे नहीं आए। और जो आए उनको पता चल गया था कि ये साम्राज्यवादी ताकतें सिर्फ भारत में नहीं, एशिया और अफ्रीका में लूट मचाए हुए हैं। और इस वजह से जो है उन्होंने आके पब्लिक में ये बातें बताई, तो पब्लिक जो है उनके विरोध में खड़ी हो गई। और अब जो आम लोग हैं वो अंग्रेजों की नीतियों से वैसे ही खफा हो चुके थे और वो आंदोलन में जुड़ते गए। और अब एंट्री होती है महात्मा गांधी की, जो भारत का मूवमेंट था उसको विस्तृत बना देते हैं, चारों दिशाओं में फैला देते हैं, हर तबके तक पहुंचा देते हैं।
इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।